उड़ीका 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 तेरे आउणियां उड़ीका 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 तेरे आउणियां उड़ीका 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 तेरे आउणियां उड़ीका 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 तेरे आउणियां। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਚੰਦ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰੀਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ 14 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਾਜੀਰਾਓ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 40 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ 40 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੈਮੀਨੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਏ ਸੋਲਜਰ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਟੁਕੜਾ। ਉਸੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਪਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗਮੰਚ ਕਲਾ ਭਵਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀਪਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ। ਦੀਪਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ। जय हिंद, जय भारत। मैं मूल निवासी पंचग्रामी गांव पाबड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा का रहने वाला हूँ। वाह। और हम तो सैनिक हैं। अभी सैनिकों के लिए तो पूरा भारत एक है, मतलब चाहे हमारे लिए बहुत बड़ी गल है, हो, बहुत बड़ी गल है। हाँ, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे असम हो। ਤੁਹਾਡੇ पिता जी का की नाम सी? मेरे पिताजी का नाम कश्मीर सिंह, हाँ। माता जी का नाम सरती देवी है और हम 6 भाई बहन हैं। ठीक। सबसे बड़ा परिवार में मैं हूँ। भाई छोटा है, उसके बाद में सभी छोटी बहनें हैं। ਦੀਪਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ? फौज में तो मैंने पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं किया। मैं 12वीं में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैंने फार्म भर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। और ये जो फौज में लगने का जो चाव था, मैं खेती में मेरे दादाजी के साथ में जाता था तो 71 और 65 के वार के बारे में काफ़ी कुछ बताते थे कि भाई जिस टाइम लड़ाई लड़ी थी, लाइट नहीं जलती थी, जहाज आती थी तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। तो दिमाग में ये आता था कि हमें भी सैनिक बनना है। डरावनी स्थिति थी वो, डरावनी स्थिति बताते थे, लेकिन हमने तो नहीं देखी। लेकिन जब उनकी बातें सुनते थे और जब वो फौज के बारे में बताते थे तो एक प्राउड आता था कि नहीं, मैंने भी सैनिक बनना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी प्रेरणा से ही मैं फौज भर्ती हो गया। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ फौज भर्ती हुए कितने फिर ज्वाइन? पहली बार मैंने यही देवभूमि अपना यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर ही, अच्छा, नासिक के अंदर ही मैंने ट्रेनिंग किया था। ट्रेनिंग की थी? हाँ, तो यहीं पर ट्रेनिंग किया मैंने। फिर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦ ਹੋਈ? ਫਿਰ शादी मेरी फिर फौज में लगने की तकरीबन 4 साल बाद मेरी शादी कर दिया था। हाँ, घरवाली का की नाम? तो घरवाली का नाम सुशीला देवी है। हाँ। और बच्चे 2 बेटे थे। क्या नाम? एक बेटी, मतलब बड़े बेटे का नाम सुमित कुमार है, छोटे का सुजीत कुमार है, बेटी का? और बेटी का श्वेता।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ हाँ बिल्कुल छोटा सा। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। देखो सेना के अंदर तो जब हम भर्ती होते हैं तो वॉलंटियर्स आते हैं सेना के अंदर जब हम आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे किसी को भी इनविटेशन नहीं देता। देश की सेवा करने के लिए वॉलंटियर्स आज भी आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी रैंक का आता है, वॉलंटियर्स होके आते हैं। सेना का मकसद यही है कि लड़ाई लड़ना है, उसके अंदर फिर शरीर को या जान को देखना नहीं है मतलब। तो मैं जब भर्ती हुआ था तो ये सोचा नहीं था कि भाई कभी ये हालत भी होगी। तो मैंने 3 पराक्रम में भाग लिया है, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन विजय कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम जब चल रहा था तो उस टाइम हम लोग स्टोर सेट कर रहे थे ना, तो अपना स्टोर सेट करते हुए ये जो मेरे को बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि हम लोग 3 आदमी थे। सबसे ज्यादा मेरे को लगी, दूसरा एक हवलदार जी को लगी, तीसरा आदमी ठीक था। उससे पहले 99 का मैंने पूरा वार लड़ा है। कारगिल लड़ाई कलोनिंग से लेकर के और टाइगर हिल तक का फतेह हासिल किया है। और उससे पहले हम लोग ऑपरेशन रक्षक में भी 6-7 बार हमारी आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे सर थे अवतार सिंह सर, वो ऑपरेशन रक्षक के अंदर शहीद हो गए थे। हमारे एक अफसर को गोली लगी थी। और ऑपरेशन विजय के अंदर जो पहला राउंड निकला था हमारी गन का, तो मैं 42 पे था। वो किस्मत लगा लो, जो पहला राउंड निकला वही हिट हो गया था। तो जो डाटा हमारे को दिया गया था वो पूरी फिर 8 तारीख को दिया गया था। और हम लोगों ने 8 जगह गन पोजीशन हमारी चेंज की थी। और वहां पर, क्योंकि यहाँ तो हम लोग बोल देते हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरी वो है। जब हमारे को मूव का ऑर्डर मिला तो नॉर्मल ड्रेस थी, तो हमारे को कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमारा हमेशा मेरा तो था ही था, हर सैनिक का यही कर्तव्य था कि भाई राशन मिले ना मिले, अम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा हमारे को मिलना चाहिए। और मेरी यूनिट ने 10,000 राउंड फायर किए थे कारगिल लड़ाई के अंदर। क्या बात है, वो अपने को सुनने में आपको लगता है 10,000 राउंड, लेकिन ये हमारे को पता है कि हम लोग रात भर जब उधर फायरिंग करते थे और दिन में उसको खोलते थे छुप छुप करके, क्योंकि वहां पर तो कोई वो तो था नहीं छुपने के लिए या कुछ साधन, जैसे दिल करता था वैसे ही। और मेरी यूनिट को तकरीबन 11 गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं। गैलेंट्री अवार्ड, हाँ, बहादुरी के। और कारगिल जो लिखने का, जो मेरी यूनिट 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, तो ये भी एक इतिहास के पन्नों स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है कि भाई मेरी यूनिट को कारगिल लिखने का भी सुनहरा अवसर मिला। इससे भी नवाजा गया कि आज मेरी यूनिट कारगिल का नाम हमेशा साथ में लिख रही है। क्या बात है, क्या और बात हमें भी फक्र है अपनी इस मातृभूमि पर भी है, अपनी आर्मी पर भी है। और इस मेरी यूनिट के ऊपर भी फक्र है कि मैं उस यूनिट के अंदर हूँ जिनका इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया गल है जी, बहुत बढ़िया गल तुसी कीती है। ਤੇ ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ? तोपखाना से था मैं 8 तारीख के लिए 1889 लाइट रेजिमेंट थी। 120 AM मोटर थी हमारे पास में। तो हम लोग कंधों पर, क्योंकि खच्चर मिलते हैं रूल के मुताबिक, लड़ाई के अंदर तो बंदे ही कम थे तो खच्चर कहाँ से मिलेंगे, तो हम कंधों पर उठा करके ही पहाड़ियों पर चढ़ाते थे। तो चाहे वो टूराज राइफल हो, 18 ग्रेनेडियर हो, 17 जाट है, उसके बाद में GR, काफी पंजाब थी, 13 जैक राइफल थी, काफी इन्फेंट्रीज को हमने सपोर्टिंग किया। और ये कारगिल लड़ाई ही एक ऐसी थी जिसमें कि 99% आतंकवादी का सहयोग था। बिना आतंकवादी के कोई कारगिल मतलब लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी। 99% जय अपनी भी फोर्स थी, जितने भी हमारे आतंकवादी जो भी हमारी गने थी ना, 99% उन्होंने बहुत सहयोग दिया है। और हमने एकजुटता होकर के सबने ये लड़ाई जीती है। जीवचंद जी, एक ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ पता लगा सी कि एक सरदार भी शहीद होया सी ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ, वो ऑपरेशन इसमें रक्षक में हुआ था जब आतंकवादियों की मुठभेड़ में थे ना। क्या तो हम नाम लोगों ने सी? नायक अवतार सिंह, नायक अवतार सिंह पंजाब के रहने वाले, पंजाब के रहने वाले थे वो। और 10वां मुकेरी इनका वैसे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट उनका। और अभी भी जाते रहते हैं हम लोग, पिछले साल भी हम लोग परिवार से मिलते रहते हैं। बिल्कुल। वो कितना हुई सी घटना? वो हम लोग वहाँ पर क्या था कि मैं भी उधर था, तो मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया हुआ था और इंटेलिजेंट पार्टी में था। और सिविल ड्रेस में रहते थे हम लोग, फायर वगैरह में, और अंदर ये फाउंडेशन वगैरह रखते थे। तो हमारे को सिक्योरिटी मिली थी कि भाई एक गांव के अंदर उग्रवादी मतलब बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने पूरा गांव को कोऑर्डिनेट किया था। वो था जी दरगांव मोहल्ला हुरचक,
गांव का नाम दरगांव था और जो मोहल्ले का नाम मुरचक मोहल्ला था। तो वहाँ के मास्टर जी थे और उनका बेटा भी पुलिस में था। तो फिर दिन में ऑर्डर कर लिया हम लोगों ने 1:30 बजे सिविल कोर्ट जा करके। तो वहाँ पर देखा कि उन्होंने सब जगह घर, ये घर यहाँ पर, एक घर वहाँ पर, ऐसे दूर दूर थे। तो हम लोगों ने सबको पूरे गांव के इकट्ठा कर लिया, सब घर देख लिया, कहीं पर नहीं। लास्ट में वो तो लकड़ी घर रहते हैं ऊपर नीचे ऐसे। तो नीचे से वो मास्टर जी चला रहा कि कोई नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि लास्ट घर वही रह गया था सत्संग करने के लिए। तो हमारे जो 4 बंदे ऊपर गए, नीचे देख लिया कुछ नहीं। तो मास्टर जी जोर जोर से चला रहा था कि कुछ भी नहीं है साहब, इधर कुछ भी नहीं है। फिर ऊपर गए तो देखा कुछ नहीं है। तब तक हमारे बंदे बोले, साहब थे सूबेदार उदयराम और हमारे कैप्टन दीपक नंबियार साहब थे ऊपर, जब सर कॉर्डर में हम लोग नीचे थे। तो उन्होंने बोला भाई कुछ है नहीं, चलो। लेकिन एक उनके साथ में गना सुरेंद्र कुमार था। तो वहां पर ऐसे गद्दे पड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला साहब इन गद्दों के नीचे देख लेते हैं। बोलता है गद्दों में क्या आएगा। लेकिन उसने जैसे ऐसे हाथ किया, वो मिलिटेंट्स के जो गुरवादी था उसके सिर के ऊपर लगा और उन्होंने अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। तो उसी टाइम उन अफसर को गोली लगी और अफरा तफरी मच गई। पता चल गया कि यहाँ पे गुरवादी है मतलब। तो वो कॉर्डन हमारा 2 बजे स्टार्ट हुआ था और अगले दिन सवेरे 8 बजे तक वो चला, खत्म हुआ। जिसमें भी हमारा एक जो आपने बोला कि अवतार सिंह सर, जो वो रात को शहीद हो गए थे। उनको इनको दिमाग में ये था कि भाई मेरे अफसर को गोली किसने मारी, क्योंकि एक उनके अंदर आक्रोश था, मतलब कि भाई आपकी हिम्मत कैसी है मेरे अफसर को गोली मारने के लिए। तो उसमें वो शहीद हो गए और उनको आज भी हम सत प्रणाम करते हैं। तो दीपचंद जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? नहीं, अफसोस कुछ नहीं, क्योंकि देश के लिए हमने काम किया है और मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भाई इतना भी छोड़ दिया तो भी बहुत है। अगर हमारी आंखें चली जाती तो हम क्या कर लेते। तो मेरे को अफसोस इस चीज का नहीं, मेरे को यही है कि भाई जो भी प्रभु आपने जैसे भी समझ करके छोड़ा है, तेरी मेहरबानी है बिल्कुल। क्योंकि समुद्र के अंदर 50 टन की व्हेल मछली रहती है, उसका भी पेट वही भरता है और हम तो एक दाल रोटी खाने वाले बंदे हैं। तो उसके ऊपर ही है, मतलब तेरा तो उसको अर्पण क्या लागे मेरा। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਸਮਾਂ ਫੁੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ? हाँ, मैं उनको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी बड़े लड़के ने भी, उन्होंने एनडी का टेस्ट किया था तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने उनको बोला भाई जवान में आ जाओ। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं जवान में नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो अफसर में आऊंगा। तो अपनी तैयारी कर रहा है, बोलते 5 स्कूल में पढ़ाया है। तो मैं अब छोटा लड़का एनडी की भी तैयारी कर रहा है। तो मैंने उनको फोर्स नहीं किया, लेकिन वो खुद वॉलंटियर्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेना के अंदर फोर्स से काम नहीं होता है, वॉलंटियर्स आते हैं और वो चाव से काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बच्चों को भी मैंने वही है इस चीज के लिए, क्योंकि सेना के अंदर आप अगर आप देश सेवा के ऊपर फोर्स करके किसी से देशभक्ति पैदा करवा नहीं सकते हो, मतलब अंदरूनी फीलिंग आनी चाहिए, सेल्फ बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਚੰਦ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਬਿਲकुल हाँ, बिल्कुल खुश हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक बार जीवन मिला है, इसको बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ हंसी खुशी से बिताओ, मतलब। और मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ, क्योंकि क्या चाहिए जीवन में, कुछ भी आपकी इच्छा तो कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल हमारी इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती है। जरूरतें हर आदमी की पूरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कि अभी हमारे को तन ढकने के लिए अगर कपड़ा चाहिए तो कपड़ा मिल गया, सपोज करो जैसे मैंने पहना हुआ जैसा भी, लेकिन मन क्या बोलता है कि नहीं ब्रांडेड होना चाहिए। तो इच्छाएं कभी किसी का नहीं पूरी हो सकती, लेकिन संतुष्टि है, बिल्कुल मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से। बिल्कुल सही है जी। ते ये दसो भी ਤੁਹਾਨੂੰ सरकारी सहायता कोई मिली अपने? हाँ, मतलब सरकारी सहायता मेरे को मिली है। हाँ, अभी भी मेरी वाइफ जॉब कर रही है यहाँ पर और गवर्नमेंट ने मेरे को क्वार्टर दिया हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ, मतलब 60 साल तक उसका जो चार्जिंग रहता है नॉर्मल तो देना ही पड़ता है। लेकिन आज भी मैंने कि मैं अंदर रह रहा हूँ और मेरा हेलीकॉप्टर कर रही है आज भी सेना।
और आज सेना के बलबूते पर पहले भी था, और आज भी सेना मेरी देखभाल कर रही है। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਾ आज भी मैं बिल्कुल तहे दिल से, इसमें कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है। आज भी सेना जितना पहले देखभाल कर रही थी उससे ज्यादा अभी कर रही है। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। ਜੋ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? हाँ नहीं, देखो पांचों गोली बराबर तो रहती नहीं है, ऊंच नीच जो भी चलती रहती है, लेकिन 90% नहीं 99% मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं सभी आदमी जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि अभी हम लोग कारगिल में गए थे, जनरल विपिन रावत साहब मिले, वो पर्सनली मेरे को जानते हैं कि मेरा नाम नायक दीपचंद है और मैं मिसाइल रेजिमेंट कारगिल का हूँ। तो पहले वो मेरे को मिसाइल मैन बोलते थे, लेकिन अभी उनको पता चल गया कि मैं दीपचंद हूँ। तो एक खुशी की बात मेरे लिए, सिपाही राम के लिए बहुत है कि इतनी इंडियन आर्मी के अंदर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नाम जानता है कि भाई नायक दीपचंद है, वो इस मिसाइल रेजिमेंट का देवलाली में रहता है। फौज का मुखिया है। मुखिया, बिल्कुल मुखिया की नजरों में अगर मैं हूँ तो मेरे लिए प्राउड की बात है। बहुत बढ़िया, मान वाली गल है ये तो। नहीं, मेरे को बता रहा हूँ कि जब जनरल एक मुखिया अगर मेरे को सम्मान दे रहा है, और बहुत सम्मान दिया उन्होंने मेरे को, कारगिल में मेरे को मिला, मेरे साथ उन्होंने 2 दिन बिताए और इतना सम्मान दिया, और मैंने उनको बहुत धन्यवाद बोला कि साहब आप फर्स्ट चीफ हो जो कि इंडिविजुअल ऑफिसर से लेकर के जवान तक मिलते हो। बहुत बढ़िया। क्योंकि वहां पर हमारे कारगिल के चीफ भी आए थे, अपना वीपी मलिक साहब भी आए थे, तो हमने वीपी मलिक साहब से गले मिले, अभी मिले। वो इंतजार, मैंने बोला साहब बहुत तमन्ना थी हाथ मिलाने की, लेकिन वो पहले इतनी दूरियां रहती थी कि आप जब कारगिल में आते थे तो हम लोग एक इधर खड़े रहते थे, आप वहां होते थे। वो भी एक दौर था, एक आज का दौर है। तो हमने विपिन रावत साहब को भी धन्यवाद बोला कि साहब आप हर आदमी से इंडिविजुअल मिलते हो, उसके लिए मैं बिल्कुल अभी भी सलूट करता हूँ उनको, और उस टाइम भी मैंने सलूट किया था। उदा भी मैंने पता लगा भी इवन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी ਜਿਹੜੇ परमवीर चक्र है उन्होंने बड़ा सम्मान। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो भी सेना के आगे, मैं सेना क्यों बोलता हूँ, हर आदमी, जैसे आपने बोला कि सैनिक जब बॉर्डर पर रहते हैं रक्षा करते हैं तभी, क्योंकि आम पब्लिक है, आम जनता को मैं यही बोलता हूँ कि आम जनता मतलब आप हो तो हम है, और हम है तो आप हो, और यही एक जज्बा बढ़ाता है हमें, वो देता है, कठोर बनाए देता है, क्योंकि भाई हमारे को पता रहता है कि भाई हमें कुछ अगर ड्यूटी के दौरान हो गया है तो जो आम पब्लिक है, आप लोग आवाम है, वो हमारे बीवी बच्चों को संभाल लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक क्यों बोलते हैं, क्योंकि परमवीर चक्र हमारे अभी, जैसे अभी मेरे को खुद को मिले बाना सिंह हैं, अभी 2 तो मेरे साथ में कारगिल में ही मिले थे, 2 अभी हैं, योगेंद्र सिंह संजय साहब हैं। तो उनको तो हर आदमी सलूट करता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे को ऐसे लाल पैदा हो, हर माँ चाहती है और हर देश का नागरिक चाहता है कि ऐसे लाल कहाँ पर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी जिंदा है, अभी 3 परमवीर चक्र, वो भी प्राउड की बात है, हमारे इंडियन आर्मी के लिए भी प्राउड की बात है। और मैं खुद उनको मिलकर के सम्मानित होता हूँ जब, क्योंकि हम कारगिल में थे तब ये नहीं पता था, क्योंकि सैनिक जब लड़ाई लड़ता है तो वो किसी पदक के लिए नहीं लड़ता, मतलब वो अपने देश के लिए लड़ता है। वो मान सम्मान बिल्कुल वो दिया है, वो बहुत अच्छा किया ताकि उससे प्रोत्साहन मिलती है, बढ़ावा मिलता है कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया तो हम भी अच्छा काम करें। मतलब जी उदा फौजी ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤਿਰੰਗੇ ਲਈ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ? सैनिक जो हम हैं वो बिल्कुल अपनी आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। या तो वो तिरंगा फहरा के आते हैं या उस तिरंगे के अंदर लिपट के आते हैं, मगर वो पीछे नहीं हटते। क्या बात है, तभी आपने जो लगा रखा है ना जी। हाँ जी बिल्कुल, देखो सदा ही पास में रखते हैं। मैं बिल्कुल पास में रखता हूँ। आप यहाँ नहीं है, आपने मेरा घर पर मंदिर भी देखोगे तो मैंने मंदिर के अंदर भी मैंने तिरंगे को लगा के रखा हुआ है। और आपके तो मन में बसता है। बिल्कुल मन में है, बिल्कुल मन में। हम भी मतलब उस टाइम तो हनुमान जी थे, छाती फाड़ के दिखा सकते, लेकिन आज हम छाती तो नहीं फाड़ सकते, लेकिन दिल में देश प्रेम ग्राउंड में है, मतलब बातों में नहीं है, बिल्कुल दिल से करते हैं। बातों में नहीं है, दिल में है। दिल में है, जो सच है वो सच है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको कोई नहीं मिटा सकता। अच्छा, थोड़ा जिहा हट के सवाल पूछना चाहना मैं दीपचंद जी, भी ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੂਪਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਫਿਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ? ये तो मैं कि पहले तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि पूरे देश को बोलता हूँ कि आप भी शुद्ध शाकाहारी होइए। मैं मीट, बीड़ी, शराब, सिगरेट कोई भी नशा नहीं करता हूँ, यहाँ तक चाय भी नहीं पीता हूँ। क्या बात है। और अभी भी मैं, मेरी कंडीशन भले ये हो, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, वॉकिंग करता हूँ। अभी जिस भी कंडीशन में भले ही मेरे से 500 मीटर वॉकिंग होती है, लेकिन उठता हूँ। आज भी दोनों टाइम नहाता धोता हूँ, वो भी ठंडे पानी से, ताजे से। और खाने पीने पे भी कंट्रोल है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि दिल करते हम खाते रहो और उसको फिर परिश्रम ना करें, मतलब। और शुद्ध खाना खाता हूँ, मतलब मेरे कुकिंग का शौक है, मैं खुद बनाता हूँ।
और जो जितना भी हो सकता है, मेरे को बाहर का खाना पसंद नहीं है भाई, आज होटलों में ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, नहीं। जितना भी हम लोग ये खाते हैं, बर्गर हो गया, ये हो गया, ड्राई फ्रूट हो गए, नॉन वेज हो गया, वो मोटापा क्या फैट बढ़ाता है मतलब। तो मैं तो खुद आपके सामने हूँ, खुश हूँ, तो और बॉडी आज भी जो बचा हो शरीर तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर आप बोलो तो मैं 40-50 kg वेट अभी भी ऐसे उठा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है, बहुत ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। देखो, हम नारियों का हमेशा हर जगह बोलते हैं कि हम नारियों का सम्मान करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी बीवी का सम्मान करूंगा, तभी तो मैं दूसरों की नारियों का सम्मान करूंगा। तो मेरे दिल में यही है कि भाई हर टाइम देखो, जो नारियां हैं हमारे लिए हर काम करती हैं। बचपन में वो पैदा करती हैं, फिर खुद गीले में सोती हैं, हमारे को सूखे में खिलाती हैं, फिर शादी होने के बाद में बहनें हैं जो रक्षाबंधन का व्रत रखती हैं, जो हमारी बीवियां हैं वो करवा चौथ हो गया, माता जी उपवास रखती है। किसके लिए रखती है? इंसानों के लिए रखती है। और हम इंसान कम से कम उनको क्या दे सकते हैं? एक प्यार तो दें, उनकी इज्जत तो करें, उतना तो करें कम से कम। तो मैं तो पूरे आवाम से यही बोलता हूँ कि नारियों का सम्मान करें, और वो स्टार्टिंग घर से करें। क्योंकि अगर आपका घर सुखी है तो आपके बच्चे सुखी हैं, पड़ोसी सुखी हैं। अगर हमारा घर ही सुखी नहीं रहेगा तो हम बाहर किसको सुखी रख सकते हैं? जीतन जी, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ मैं बहुत ज्यादा खुश थी, वो खुशी संभाली नहीं सी। खुशी तो जो मेरे दिल की, ऐसे फौजी होने के नाते, तो जब मैं ऑपरेशन रक्षक से हमारे को ऑर्डर मिला कि मूव टू कारगिल, जब कारगिल लड़ाई लड़ने का मौका मिला, सैनिक होने के नाते बहुत खुशी का दिन था। आज भी है और रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हर सैनिक को भी युद्ध लड़ने का मौका नहीं मिलता। और हम खुशनसीब मानते हैं अपने आप को कि भाई हमारे को वो मौका मिला और लड़ाई लड़ी हमने, और उसका हिस्सा रहे बहुत ज्यादा। आज भी याद है वो पल, आज भी आप जो पूछते तो वो पूरा नजारा, आज भले ही 20 साल हो गए लड़ाई लड़े, लेकिन वो नजारा आज भी पूरा सामने आ जाता है। जब तुसी कारगिल से गए, ਤੁਹਾਡਾ इमीडिएट बॉस कौन सी उस वक्त? हमारे कर्नल गिरीश कुमार महिंद्र रत्न सेना मेडल, उस टाइम हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे। उनका भी यही ऑर्डर था कि भाई 225 जा रहे हो, मेरे को 225 ही वापस चाहिए, मतलब क्या बात है। और उन्होंने वो करके दिखाया। हमारे वैसे 4 जवान शहीद हुए हैं, वो भी हमें भी दुख है, और भी पलटन की है, क्योंकि सैनिक सेना में उस टाइम जब जाते हैं, जैसे मेरे आपको बताया था कि मुकेश कुमार आपके पंजाब का ही रहने वाला, मुकेरिया का, अब्दुल्लापुर गांव का, मतलब पास में मुकेरिया में जो पड़ता है। तो आज भी याद आती है जब हम तलोल टाइगर हिल की जब लास्ट लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम लोगों ने दिन में ही फायरिंग शुरू कर दिया कि भाई चलो एक टारगेट का गोला हिट कर लेते हैं। तो बैटरी फायर था, 6 की 6 करने जैसे फायर किया, 3 मिनट नहीं हुए थे, 3 मिनट तो बहुत ज्यादा जाते हैं, धड़ाधड़ वापस फायरिंग। तो हमारा जो भी जहां था उधर तो पोस्टें तो थी नहीं, कोई यहाँ बैठा था, कोई उधर बैठा था, कोई लंगर की गाड़ी वहां लगी थी, सब कुछ तहस नहस उड़ा दिया, एक के ऊपर एक गोला। तो जब हम दोनों आदमी 99 चल रहा था, तो वो मुकेश सर थे, मेरे सीनियर थे। तो हम दोनों ये बोलते थे कि देखते हैं कौन नई शताब्दी देखेगा। तो हम बोलते थे चलो देखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और फिर बोलता था कि मेरे को कुछ हो गया तो आप मेरे बीवी बच्चों से मिलने के लिए जाना, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं जाऊंगा। तो कई बार जो हमारे सीनियर रहते थे वो भी ये बोलते थे कि ऐसी बातें मत किया करो, लेकिन कभी कभी हम हथियार जब ग्राउंड खोलते थे तब वो इशारा करता था, याद है ना बातें। तो तब हमारे वो सर थे वो भी पसंद जाते थे, बोला फिर फालतू बात कर रहे तुम लोग। तब वो बातें थी। तो जब उसने बोला कि भाई ये फायरिंग हो रही है, नीचे से ऑर्डर आ गया कि भागो, सब कुछ खाली कर दो, जिसको जहां मौका मिलता छुप जाओ। तो वहां पर बंकर तो थे नहीं, जो दिल किया वहीं छुप गया। तो मैंने बोला चले, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं जाएंगे। बोला क्यों? बोलता पाकिस्तान वाले आएंगे और वो अपनी गन ले जाएंगे। तो बोला फिर हम दो क्या करेंगे? बोला लड़ेंगे। तो लड़ेंगे तो मैं बैठा रहा। तो फिर मैंने दोबारा बोला कि भाई जिसको ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, मेरी वर्डिंग सच्चाई है भाई, जिसको ज्यादा तनख्वाह मिल रही है वो लोग चले गए, हम दोनों आदमी। उनका क्या वर्डिंग था कि डर रहे हो क्या? तो मैंने बोला बात डरने की नहीं है। उन्होंने इनके उनका वर्डिंग था, मैं बता रहा हूँ, अंतिम वर्डिंग उनकी यही थे कि डर रहे हो क्या? मैंने बोला बात डरने की नहीं है, हम दोनों आदमी बोलते लड़ेंगे, अगर आपको डर लग रहा तो आप जाओ, मैं बैठा हूँ। मतलब उनका आप मानोगे नहीं, मतलब ये चीजें थी। तो मैंने बोला दोस्ती है, ऐसे थोड़ी छोड़ के जाऊंगा। तो मैं भी बैठ गया। तो कुछ सेकंड बाद उन्होंने बोला कि चला चलते हैं। तो हम दोनों जैसे निकले, 3-4 कदम चले थे। अब चलने के बाद उन्होंने बोला रुको, हालांकि वो सीनियर थे, मेरे को ऑर्डर दे सकते थे। हमारी AK-47 वही रखी थी,
वो पीछे मुड़े, बोला मैं की फोटो से हम लेके आता हूँ। अभी उतरे इतना तो था नहीं कि हम वॉकिंग फटाफट घुस गए हम लोग, और बीच में हमारे ब्लास्ट हो गए। जो जिसको दिल था वहां छुप गए सभी आदमी। 5 मिनट बाद जब फायरिंग बंद हो गई, तकरीबन 5 मिनट तक फायरिंग चली, अपना अपना ढूंढा, रिपोर्ट लगी हुई थी कि दोनों आदमी हैं, और नीचे से साहब लोग डांट मारे थे। हमारे बैटरी कमांडर संजय गोस्वामी साहब को रिपोर्ट लग चुकी थी नीचे कि सर वो दोनों आ नहीं रहे हैं, और नीचे से सेट के ऊपर हमारे वो फौज में प्यार तो वो करता नहीं कि जब ऑर्डर मिल चुका है तो नीचे आइए, लेकिन आ नहीं रहे थे हम लोग। तो बोले कहाँ है दूसरा आदमी, तो नीचे ढूंढ के आए, जहाँ जहाँ ढूंढा सारे आदमी ने एक संभाला नहीं है, बंदा गुम है। तो बोले कहाँ गया, अब दोनों साथ में थे। मैंने बोला सर हमारे बीच में पत्थर था, वो इधर से आया, मैं इधर से। तो बोले चलो यार उधर गया, वो आ जाएगा। तो हम लोग वापस जाने लगे, तो ऐसे मीट के टुकड़े पड़े हुए जगह जगह, इतने बड़े बड़े। क्या बात। तो हमने सोचा यार ये कहाँ से आ गया भाई। तो हमने जो हमारे सीनियर थे खेमराज राणा, हिमाचल के रहने वाले हमारे जो नंबर, मैंने बोला सर ये क्या है। उन्होंने बोला यार एयरबस्ट था, कोई पक्षी आ गया होगा और उसके ये मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे हम लोग ऐसे मुड़े आगे आगे, वही थे सर। उन्होंने जैसे देखा कि मुकेश, तो वो एकदम ऐसे सर पकड़ करके उधर ही बैठ गए, पीछे पीछे मैं था। मैंने भी देखा तो यहाँ से गर्दन नहीं थी, मतलब आप मानो। तो वो दुखद पल था हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा एक जिगरी दोस्त, क्योंकि हमारा जो सेना में ये जो वर्दी पहनते हैं हम लोग, ये वर्दी हमारी अंदर आत्मा है और हमारा अपनापन है, मतलब क्या बात है, क्या। तो मैंने एक अपने भाई से बढ़ करके, भाई से भी बढ़ के रहता है हमारे लिए, तो उस दोस्त को खो दिया था, मतलब। और मैंने एकदम अपना कोट निकाला, उसको गर्दन पर लगाया, और बिल्कुल उसका धड़कन चल रहा है, नब्ज चल रही है, लेकिन यहाँ से गर्दन नहीं, ये पूरा ब्लड ऐसे बह रहा है। तो काफी दुखद घटना थी मेरे लिए, और आज भी कुछ चीजों को नहीं बोले हम लोग, और आज भी मैं मिलने जाता हूँ। और आपके माध्यम से मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ कि भाई एक दिन निकालिए आप, 365 या 66 दिन रहते हैं लीप वर्ष में भी, तो मैं पूरे आवाम से आपके माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ कि एक दिन वीर नारियां, वीर पिताजी जो हमारे बंदे शहीद हुए, उनके परिवारों से मिलिए, बिल्कुल, और उनको जाकर के ये बोलिए भी आपने बच्चे ने जो कुर्बानियां दी है उसको जाए नहीं जाने देंगे, हम आपके साथ में हैं। बिल्कुल। पैसे से सब कुछ हेल्प नहीं होती है, जो प्यार आप दोगे तब उसको लगेगा कि देखो देश के लिए जो मेरे बच्चे ने कुर्बानी दी है, आज पूरा देश मेरे साथ रिकॉग्नाइज कर दिया। हाँ, रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो मैं बिल्कुल आपके माध्यम से मैं ये आवाम को संदेश देता हूँ कि भाई प्लीज हाथ जोड़ करके विनती है कि एक दिन जरूर मिलिए, मिलना चाहिए, चंगा संदेश है। हाँ दीपचंद जी, एक होर मेरा दिमाग 'ਚ प्रश्न उठदा, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखो, सेना में अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर सेना नहीं रहेगी। सेना के अंदर जो सेना चलती है वो बिल्कुल एक डिसिप्लिन से और आर्मी ऑर्डर से चलती है। नहीं तो आप ये सोचो कि यहाँ हम 2 आदमी भी अगर खा पी रहे तो दोनों आदमी झगड़ा कर लेते हैं, और वहाँ सेना तो हमारी हजार हमारा सेना का मैंने पहले बताया ना कि वर्दी पहन रखी है, वो किस कोर से कोई मतलब नहीं है, बड़ो कमांड सबका एक रहता है। अभी लड़ाई लड़ रही थी हम लोगों ने, तो उसमें आर्टिलरी का बंदा भी था, AMC का भी था, इंजीनियर का भी था, उसमें सप्लाई के बंदे भी थे। तो उसका बड़ो कमांड एक ही रहता है। जैसे कि जय हिंद बोला हमने, तो वो एक ही बड़ो कमांड रहता है पूरी सेना को, किसी भी कोर का बंदा रहे, जात पात कोई मतलब नहीं है। मतलब बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं रहता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो बिल्कुल भी कोई भी, मैं तो पूरे देश के लिए भी एक संदेश बोल रहा हूँ कि जब हम नहीं लड़ रहे, हम सैनिक और सेना का आप लोग हर जगह उदाहरण देते हो, तो ये भी एक सेना से सीखो कि हमारे पास बंदूक है, सब कुछ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी है। जब हम आपस में नहीं लड़ रहे तो आप लोग क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हैं? बिल्कुल, तो ये हमारे से सेना से सीखो ये बातें, और डिसिप्लिन से रहते हैं बिल्कुल। और मैं तो बोल रहा हूँ कि हर आदमी को 2 साल तो कम से कम सेना की नौकरी करवाए ना, तो वो फिर करप्शन लगा लो या डिसिप्लिन लगा लो, या अपना जो भी आप बोलोगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साफ सफाई सब कुछ हो जाए कंपलसरी, अगर 2 साल। क्योंकि आपके माध्यम से मैं अभी मेरे को एक वर्डिंग याद आई है जो आपने पूछा, आपके माध्यम से आज 500 कुछ सांसद बैठे हुए हैं, हर कितने MLA बैठे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, टोटल अगर आप मिलाओगे हजारों की संख्या में MLA हैं, बिल्कुल 500 कुछ सांसद हैं, लेकिन एक भी उनका बच्चा सेना में नहीं है। वो चाहिए, जरूर चाहिए। अगर आपने देश की सेवा, क्या हम
बाकी आदमी ने लिखा हुआ कि देश की सेवा करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो राजनीति को छोड़ करके एक बार अपने बच्चे को भी एक बार भले आप 5 साल तक करवाइए, शॉर्ट सर्टिफिकेट भी है, ताकि आपको एहसास हो कि भाई देश के सैनिक कैसे रहते हैं। दुख तकलीफां होंदियां सैनिक हाँ जी, होंदे, बिल्कुल, किदां बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। अपनी जान क्योंकि हम लोग 17-18 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के जाते हैं, और हमारे को जो आप बोले थे ना अभी आर्मी एक्ट, ऐसा दिमाग में बिठा दिया जाता है कि उसको हम बाहर आने के बाद में भी हम लोग सिविल में जल्दी से मिल नहीं सकती। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि हमारे को एक तो हम लोग गलत काम सहन नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चाहे वो हमारे बड़े अफसर हो, देखो डांट जरूर मारते हैं लेकिन वो प्यार भी करते हैं, क्योंकि 24 घंटे डांट से भी काम नहीं चलता। घर में भी माँ बाप डांटते हैं हर चीज, तो अब 24 घंटे का ज्यादा प्यार दिखाओगे तो बच्चे फिर क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो डंडा जरूर चलना चाहिए। और तो एक होर गल दसो सर, भी अज दे नौजवान जिहड़े आ मुंडे कुड़ियां मुंडे जिहड़े आ उन्हां लई फौज च की चांस हैगे, तां तुसीं उन्हां नूं की संदेश देना चाहोगे? फौज में यही संदेश है कि भाई जैसे अभी दंगे फसाद हो रहे हैं, मतलब हम लोग वहां बॉर्डरों पर मर रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी तुम लोग क्या कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी जला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तो मतलब क्या यही नया भारत है? नशा तो कर ही रहे हैं। नशे के अंदर तो बहुत से बंदे तो अपने मतलब आप चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, तो ये चीजें तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक आप अपनी प्रॉपर्टी को भी नुकसान कर रहे हो। तो ये देश का मतलब आप हम लोग बोलते हैं कि जी आप लोगों के कंधों पर युवा हो, आप लोगों के देश का ये धरोहर हो, आप लोग आपके कंधों पर देश का भार है। तो मैं तो बोलता हूँ ऐसे कंधे कोई कामयाब नहीं, जो अपना खुद का वेट नहीं संभाल सकते वो देश का क्या संभालेंगे। बिल्कुल सही गल हो, मतलब रियलिटी है। तो देश के नौजवानों को यही कि भाई आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप छोड़ दो, मतलब यूज करिए, लेकिन इसके ऊपर तो आप हजारों आदमी जय हिंद, भारत माता की जय, सब कुछ हम ही हो जाते हैं, और ग्राउंड में हमारे जैसे भी आदमी आते तो कभी जगह नहीं छोड़ते। बिल्कुल। आज भले ही आप मेरे को, मैं आपको इस माध्यम से मेरे को अभी याद आया है, हम दिव्यांग आदमी, पहले गांव में आपको पता है जो गूंगा आदमी होता था उसको गूंगा बोलते थे, हमारे जैसे आदमियों को लंगड़ा बोलते थे, आज भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, सच्चाई जो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी क्या हमारी धारणा बदली हो रही है? अभी क्या मोदी जी ही बोलेंगे कि दिव्यांग जन को दिव्यांग बोलो, तो क्या तभी हम लोग बोलेंगे? हमारे पर्सनल कुछ नहीं होता कि किसी के प्रति हम लोग कैसे शिष्टाचार की बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही गल हो। तो रियलिटी है, अगर हमने बदलाव करना है तो किसी के बोलने से नहीं, अगर हमने इन्होंने आप अंगहीन नहीं कह सकते, इन्होंने जो कुर्बानी दी है वो देश लिए बहुत उत्तम दर्जे की कुर्बानी है, ये तो हीरो आ देश के, ये लाइट हाउस आ देश के, ये तो रोल मॉडल है देश के, जिन्हों तो देख के सानू सेध लैनी चाहिए आ कि असीं भी इस फौज के विच भर्ती होकर देश का नाम रोशन करिए तो रोटी भी कमाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कि देश की रोजी रोटी की बात, देश सेवा के लिए अगर आप एक बार आएंगे ना, तो जब हम मैं कर रहे हैं ना, तो सेना में आने के बाद मैं से हम हो जाता है, हम हो जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। और मैं हम लोग एक सिविल में एक बात और चलती है, जैसे सपोज करो आप मेरे पास बैठे हो, मेरे दिमाग में ये चलती है, 90% बंदों को यही चलता है कि मैं आपसे दोस्ती करूं, कभी आप मेरे काम आ जाओगे। लेकिन मेरे दिमाग में क्या चलती है कि मैं आप पे क्या काम आऊं। मैं उल्टा दिमाग में लेता हूं कि मैं आपसे क्यों काम लूं। बढ़िया आइडिया। मैं हर आदमी से मिलता हूं तो मैं उसको यही बोलता हूं कि भैया आपको मेरे लायक कोई काम मुझे बताइए। ऐसा नहीं होता, स्वार्थी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। लो जी दीपचंद जी, काफी समा तुहाडा लिया मैं ते कई गल्लां तुहानूं पुछियां। हुण मैं जांदा जांदा ये चाहूंगा कि तुसीं कोई मैनूं देश भगती दा जां जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा वो मैनूं एक गीत जरूर सुणा। गीत तो ऐसे तो चढ़ लेने पूरा तो नहीं आता, मतलब कि जितना भी आता, मतलब मर जाएंगे मिट जाएंगे, क्या बात है, मर जाएंगे मिट जाएंगे नाम वतन का हम कर जाएंगे, कमाल कमाल, गोद में इसकी हम सो जाएंगे, क्या मर जाएंगे मिट जाएंगे नाम वतन का हम कर जाएंगे, ओ नाम वतन का हम कर जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। जय तो हिंद, जय भारत जी, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। धन्यवाद आपका। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸ
ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਜਜ਼ਬੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਗੌਰਵ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਬਹੁਤ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਡੀਕਾਂ 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 ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ